हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग क्लास 9th का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 क्या है हमारा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हम लोगों ने सेल डेफिनेशन, सेल डिस्कवरी और सेल मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कौन सा टॉपिक है? मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या दिखाया था, उसके क्या नेचर होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या की थी, देख ली थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही एक सब टॉपिक है क्या? मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर और बाहर चीज़ें जो है कैसे आती हैं और जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को इसी के ऊपर फोकस करना है, मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वीडियो सेल मेम्ब्रेन, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जो हमें हेल्प करेगी सेल मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को समझने में। तो चलिए देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की क्या नेचर होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसके क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। और ये सेल की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आप लोग को सेल का स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि सेल की सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, सेल मेम्ब्रेन की ही होती है। इसके बाद से हम लोग ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन की फीचर के बारे में देखा था कि कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक यार, बोला था कि जब भी आपको सेल मेम्ब्रेन का फीचर ना याद आए तो आप क्या करोगे, याद है किसी को? क्या करोगे आप? वाटर फिल्ड बैलून इमेजिन करोगे। कैसा बैलून? पानी से भरा हुआ बैलून। ठीक, और जब उसको आप इमेजिन करोगे बैलून को, तो क्या दिखेगा आपको? जो बैलून होता है कैसा होता है? थिन होता है भाई, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है क्या होती है? थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। ठीक, अब इसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर के कंटेंट को होल्ड करके रखती है। होल्ड यानी कि पकड़ के रखती है। जैसे इसका भी मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था कि जैसे कि हम जो वाटर फिल्ड बैलून है उसमें से अगर हम चाहें कि 2-3 ड्रॉप क्या करें, वाटर निकाल लें, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैलून ने क्या किया है, वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। इसके बाद हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है। फिर क्या देखा था कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और इसकी एक और नेचर होती है क्या, इनगल्फ करने की, यानी कि पकड़ने की, किसी भी चीज़ को क्या करने की, पकड़ने की। जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी बताया था, मान लो हमारा कोई एक सेल है, ये मेरा क्या है, बाहर पड़ा है कोई फूड पार्टिकल्स। ठीक, अगर इस सेल को फूड पार्टिकल्स को खाना है तो कैसे खाएगी? तो ये क्या करेगी, सेल के पास जाएगी और उसके बाद से क्या करेगी, अपना शेप थोड़ा सा चेंज करेगी और एक समय ऐसा आता है कि इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मान लो सेल के अंदर कोई भी चीज़ तो नहीं आ सकती ना। जैसे मान लो हमारा कोई एल्कली है या एसिड है, हार्मफुल चीज़ें हैं या कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये सारी सेल के अंदर तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये सेल के अंदर आके क्या करेगी, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक, तो वैसे ही सेल के अंदर का कंटेंट बेवजह सेल के बाहर नहीं जा सकता। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करता है कि सेल के अंदर या बाहर वो किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं आने देता या जाने देता। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्या, मोमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर या बाहर चीज़ें जो हैं कैसे आती हैं कैसे जाती हैं। तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है भाई? तो डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, कहाँ से कहाँ तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब कि जो स्वतः हो रहा हो, जो मूवमेंट क्या हो रहा हो, स्वतः हो रहा हो, अपने आप हो जा रहा हो, खुद ही हो जा रहा हो।
ठीक, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे डिफ्यूज़न को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक, और आप गिलास में क्या करेंगे, पानी भरेंगे। भर लिया सबने पानी, ठीक है, चलो भाई, पानी भरने के बाद क्या करेंगे, आप उसमें 2-3 ड्रॉप इंक डालोगे। फिर इंक डालने के बाद क्या करोगे, उस गिलास को वैसे ही छोड़ दोगे, उस पर कोई एनर्जी नहीं दोगे, उसको हिलाओगे डलाओगे नहीं, वैसे ही क्या करोगे, गिलास को छोड़ दोगे। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो इंक है वो पूरी वाटर में मिक्स हो जा रही है। क्यों, मैंने तो इंक जो है एक ही जगह डाला था, लेकिन वो कैसे पूरे वाटर में मिक्स हो जा रही है। एक मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, उसकी क्या आदत होती है कि वो क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से वो क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ जाने की कोशिश करता है जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी यानी कि मात्रा जो होती है कम होती है। ठीक, इसीलिए जब मैंने वाटर में इंक डाला तो क्या हो जा रही है, धीरे धीरे पूरे वाटर में क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में भी इसमें देख सकती हो कि जब एक गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, जब उसमें इंक डाला जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरे वाटर में मिक्स हो जा रही है। अब भाई क्यों हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। यानी कि मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है। क्या आदत होती है भाई, कि ये क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही हमने इसमें इंक डाला तो ये क्या कर रही है, जहाँ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ इसकी क्वांटिटी कम है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो कौन कौन से सबस्टांस होते हैं डिफ्यूज़न शो करते हैं, कौन कौन से जो सबस्टांस होते हैं डिफ्यूज़न शो करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी कि गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे, जो गैसेज हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं। अगर मैं बोलूं कि जो गैसेज होते हैं वही सबसे अच्छा डिफ्यूजन शो करते हैं। अब क्यों भाई, क्योंकि जो गैसेज के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े सेपरेटेड होते हैं। इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और यह दूर दूर होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, आसानी से फैल सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होती है, गैसेस में सबसे अच्छा डिफ्यूजन होता है। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, और ये दूर दूर होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, फैल सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप सबने अगरबत्ती जलाया होगा तो देखा होगा कि अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जो आसानी से फैल सकते हैं, आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे लिक्विड की जो बीच की बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है गैस की अपेक्षा। ठीक, ये आसानी से कहीं भी आ जा नहीं सकते, आ जा सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं आ जा सकते, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं। जैसे आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हो, क्या गैस की अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए ये आसानी से उतना फैल नहीं सकता। फिर अब अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है भाई, क्योंकि ये क्या होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक, सॉलिड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और एक क्या होते हैं, एक दूसरे से इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, और ये कहीं भी आसानी से क्या है, आ जा नहीं सकते। इसीलिए सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला पॉइंट भी अपना समझ लिया। क्या समझा कि गैसेस क्या होती हैं, सबसे अच्छा डिफ्यूजन शो करती हैं। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है बहुत दूर दूर होती है, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, आसानी से फैल सकते हैं। उसके बाद से गैस से कम किस में होता है, लिक्विड में होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच की बॉन्डिंग जो होती है थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, ये आसानी से कहीं भी आ जा नहीं सकते। फिर क्या होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है बहुत पास पास होती है, या कहीं भी आसानी से जो है आ जा नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला पॉइंट भी
क्या हुआ, क्लियर हो गया। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से सबस्टांस जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं। जैसे कि हमने देखा आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और हाँ वाटर भी क्या करता है, डिफ्यूजन शो करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टेक प्लेस। अब सेल में डिफ्यूजन क्यों होता है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो सेल होती है वो क्या होती है, कंप्लीट यूनिट होती है और इसके ऊपर ही क्या होती है, लाइफ बनती है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि सेल क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती है, ठीक। जैसे कि मान लो एक सेल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे मान लो हमारा डाइजेशन, यानी कुछ भी हम खाते हैं तो उसका पाचन तो होता है, ठीक। इसके बाद से हमारा क्या है, रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी फूड ले रहे हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो एक सेल के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, चल रही होती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेल के अंदर जो ये सारी एक्टिविटीज चल रही होती है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और जो सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और सेल के बाहर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, डिफ्यूजन क्या होता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, कहाँ से कहाँ तक, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है। तो ये क्या करेगी, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से क्या करेगी, ये धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इन सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा था, सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाना, प्रोटीन बनाना, डाइजेशन करना, रिस्पायरेशन करना, इन सब से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है। और सेल के अंदर क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और बाहर कम हो जाती है। बाहर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो ये क्या करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जहाँ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ चला जाता है जहाँ इसकी क्वांटिटी कम होती है, यानी कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चला जाता है। तो आज हमने मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें देख ली। क्या देखा हमने, इसका डेफिनेशन देखा कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मैंने अभी बताया कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है, जो स्वतः हो, खुद हो। जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया कि जब हम पानी में जब इंक डाल रहे हैं तो क्या हो रही है, अपने आप ही क्या हो जा रही है, पूरे वाटर में मिक्स हो जा रही है। ये क्या हो जा रही है, अपने आप ही मिक्स हो जा रही है। ये उसको क्या कर रहे हैं, चम्मच से हिला नहीं रहे हैं, ये क्या हो जा रही है, अपने आप ही पूरे वाटर में क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। इसके बाद से हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि गैसेस जो होती हैं सबसे अच्छा डिफ्यूजन शो करती हैं। अभी मैंने आप लोग बताया क्यों, क्योंकि इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है दूर दूर होती है और सेपरेटेड होती है, ईजिली क्या हो सकती है, फैल सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। फिर लिक्विड में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। फिर देखा कौन कौन से सबस्टांस जो होते हैं डिफ्यूजन शो करते हैं, तो हमारे आयंस हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी कि गैसेस। फिर हमारे क्या, वाटर भी जो है डिफ्यूजन शो करते हैं। फिर नेक्स्ट देखा सेल के अंदर डिफ्यूजन क्यों होता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण। यानी कि सेल क्या करती है, सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेल के अंदर चलती है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको सेलुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर ही जो एक्टिविटीज़ चलती हैं उसको क्या कहा जाता है, सेलुलर एक्टिविटीज़। और इन सब के एक्टिविटीज़ के कारण इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन जाता है। तो सेल के अंदर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और सेल के बाहर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा हो जा रही है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक, तो ये सारी हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख ली। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी का एक टाइप है ऑस्मोसिस के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।